मान लीजिए कि किसी इंसान ने एक मैसेज भेजा है। स्क्रीन पर वो 2 नीले टिक आ चुके हैं। हाँ, वो खतरनाक ब्लू टिक्स। बिल्कुल। मतलब भेजने वाले को पता है कि सामने वाले ने मैसेज पढ़ लिया है। मिनट घंटों में बदल जाते हैं, शायद दिन भी बीत जाते हैं, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आता। और स्क्रीन के इस तरफ दिमाग में जो बेचैनी शुरू होती है ना, जो घबराहट पैदा होती है, वो कोई मामूली एहसास नहीं है। सही कहा। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी खामोशी के पीछे के खतरनाक मनोविज्ञान को डिकोड कर रहे हैं। हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है ना, वो मानव स्वभाव के एक ऐसे हिस्से पर रोशनी डालता है जिससे हम सभी कभी ना कभी गुजरे हैं। बिल्कुल। कि जब कोई इंसान हमें इग्नोर करे तो उसके पीछे का असली खेल क्या होता है और हम अपनी सेल्फ वैल्यू को कैसे बचा सकते हैं। पता है, ये विषय इतना दिलचस्प इसलिए है क्योंकि वो जो खामोशी है, वो अक्सर कोई दुर्घटना नहीं होती। मतलब कोई एक्सीडेंट नहीं है। शायद सामने वाला व्यस्त होगा, या शायद उसने मैसेज देखकर फोन रख दिया होगा। हाँ, इंसान अक्सर यही सोचता है कि चलो काम में फंसा होगा। वही तो। लेकिन जब कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है ना, तो वो एक बहुत ही सोच समझकर लिया गया फैसला होता है। हमारे सोर्सेज इस बात पर गहराई से जोर देते हैं कि इग्नोर किया जाना महज एक कम्युनिकेशन गैप नहीं है। तो फिर क्या है? ये पावर डायनामिक्स की एक बहुत ही जटिल मास्टर क्लास है, मतलब सत्ता का पूरा खेल है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मुख्य मिशन है। हम सिर्फ कुछ टिप्स या ट्रिक्स पर बात नहीं करेंगे कि रिप्लाई ना आए तो क्या मैसेज करें। हाँ, वो सब तो बहुत ऊपरी बातें हैं। बिल्कुल। हम इस पूरे मनोवैज्ञानिक तंत्र को समझेंगे कि इग्नोर करने वाले के दिमाग में क्या चल रहा होता है, और उससे भी जरूरी बात कि हमारा अपना दिमाग उस खामोशी पर इतना पैनिक क्यों करता है। सही बात है। तो चलिए सीधा इस पावर प्ले की जड़ों में उतरते हैं। जब कोई व्यक्ति अचानक से बातचीत बंद कर देता है तो वो बिना एक भी शब्द कहे एक बहुत ही भारी संदेश दे रहा होता है। और वो संदेश है, इस रिश्ते में कंट्रोल मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। बाप रे, मतलब ये तो बहुत ही गहरा स्टेटमेंट है ना? और ये जो नियंत्रण की चाहत है, ये इंसान की बहुत ही बुनियादी असुरक्षाओं से जन्म लेती है। हमारे सोर्स मटेरियल ने इसके पीछे कुछ बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक कारण बताए हैं। जैसे कि सबसे अहम कारणों में से एक है आर्थिक या सामाजिक दर्जे का अंतर। ओहो, फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस। हाँ, ये सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन समाज का एक बड़ा हिस्सा अवचेतन रूप से उन लोगों को अधिक तवज्जो देता है जो पदानुक्रम में या कहें सोशल लैडर में उनसे ऊपर होते हैं। ये तो कड़वा सच है। बिल्कुल। अगर सामने वाले को लगता है कि आपकी सामाजिक या आर्थिक स्थिति उनके बराबर नहीं है, तो वे इग्नोर करके एक अदृश्य दीवार खड़ी कर देते हैं। वो एक गैप बना देते हैं। सही कहा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो आम कारण देखने को मिलता है, वो है सुपीरियर महसूस करने की चाहत। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। सुपीरियर महसूस करने के लिए कोई किसी दूसरे इंसान को मानसिक रूप से क्यों प्रताड़ित करेगा? क्योंकि इग्नोर करना एक तरह का इमोशनल मैनिपुलेशन ही है। ताकि सामने वाला एकदम अस्थिर हो जाए। हाँ, और सोर्स एक बहुत ही चुभने वाली बात कहता है कि लोग अक्सर किसी को इसलिए नजरअंदाज करते हैं क्योंकि वो व्यक्ति उनके लिए 24 घंटे मतलब 24/7 उपलब्ध रहता है। अरे, यहाँ तो मनोविज्ञान का वो पुराना नियम लागू होता है, स्कैर्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। बिल्कुल, कमी से ही किसी चीज का मूल्य बढ़ता है। मतलब जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कदर कम हो जाती है। एकदम सही। इस स्कैर्सिटी के सिद्धांत को अगर हम इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी के नजरिए से देखें ना, तो हमारे दिमाग की बनावट ही ऐसी है कि जो संसाधन आसानी से और हमेशा उपलब्ध होते हैं, हमारा दिमाग उन्हें महत्व देना बंद कर देता है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे पानी ले लीजिए। अगर पानी हमेशा मौजूद है, नल खोला और पानी आ गया, तो इंसान उसके बारे में नहीं सोचता। हाँ, कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए, तो पानी ही आपकी जिंदगी का इकलौता फोकस बन जाता है। क्या बात है, ये एनालॉजी तो एकदम सटीक है ना? जब कोई व्यक्ति किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहता है, तो वो उस इंसान के लिए एक ऐसा संसाधन बन जाता है जिसकी कोई कमी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इंसान इग्नोर कर रहा है, वो जानबूझकर इस रिश्ते में एक सूखा या एक कमी पैदा कर रहा है। बिल्कुल। मैं इसे शतरंज के खेल की तरह देख रहा हूँ, जहां एक खिलाड़ी जानबूझकर चाल चलना बंद कर देता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या दूसरा खिलाड़ी घबराहट में आकर कोई गलती कर बैठेगा। बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया आपने। और जब दूसरा इंसान सच में घबराकर भागता है, बिल्कुल, तो उनका वो टेस्ट सफल हो जाता है। उनका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, उनके अहंकार को ये जानकर एक जबरदस्त तसल्ली मिलती है कि उनका किसी के ऊपर इतना गहरा प्रभाव है।
ये असल में उनकी अपनी किसी अंदरूनी कमी या इनसिक्योरिटी को ढकने का तरीका होता है। तो यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इग्नोर करने का कारण अक्सर उस व्यक्ति की अपनी असुरक्षा होती है, न कि इग्नोर होने वाले व्यक्ति की कोई कमी। एकदम सही पकड़े हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में इग्नोर होने वाले व्यक्ति के दिमाग पर जो असर पड़ता है उसे मनोविज्ञान में फैंटम लिम्ब पेन से समझा जा सकता है। एक सेकंड, फैंटम लिम्ब पेन, ये तो वो स्थिति है ना जब किसी इंसान का हाथ या पैर कट जाता है लेकिन उसे फिर भी उस कटे हुए अंग में दर्द महसूस होता रहता है। हाँ, एकदम वही। तो इसका इग्नोर किए जाने से क्या लेना देना है? देखिए, जब कोई अचानक इग्नोर करता है तो दोनों के बीच का वो कम्युनिकेशन चैनल अचानक से कट जाता है। कनेक्शन टूट गया। हाँ, लेकिन दिमाग को उसकी आदत पड़ चुकी होती है। दिमाग लगातार उस चैनल पर सिग्नल भेजता है, उम्मीद करता है कि वहां से कोई जवाब आएगा। और जब वहां से सिर्फ सन्नाटा वापस आता है तो दिमाग उस खालीपन को एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक दर्द के रूप में प्रोसेस करता है। बाप रे। ये कोई वहम नहीं है, ये एक वास्तविक न्यूरोलॉजिकल पीड़ा होती है। ये चीज स्थिति की गंभीरता को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करती है। दर्द वास्तविक है और दिमाग उस दर्द को तुरंत खत्म करना चाहता है। बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि जब इंसान इस तरह से इग्नोर किया जाता है तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। हमारी जो सहज प्रवृत्ति है, हमारे इंस्टिंक्ट हमें ऐसे कदम उठाने पर मजबूर कर देते हैं जो हालात को सुधारने के बजाय पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। वो इंस्टिंक्ट असल में हमारे सर्वाइवल मैकेनिज्म का हिस्सा है। अच्छा। हाँ, जब हम किसी से जुड़े होते हैं और वो कनेक्शन टूटता है तो हमें लगता है कि कोई खतरा है। हम तुरंत उस टूटे हुए पुल की मरम्मत करना चाहते हैं। और यहीं से उन गलतियों की शुरुआत होती है जिनकी चर्चा हमारे सोर्सेज में प्रमुखता से की गई है। बिल्कुल। सोर्सेज में 5 सबसे बड़े गलतियों को गिनाया गया है। हाँ, मैंने बहुत से लोगों को इस पैनिक मोड में अजीबोगरीब चीजें करते देखा है। इंसान तुरंत अपनी सफाई देने लगता है। हाँ, लंबे लंबे पैराग्राफ टाइप करना शुरू कर देते हैं। क्या मुझसे कोई गलती हो गई? क्या तुम मुझसे नाराज हो? बार बार मैसेज करके फॉलो अप करना। और एक और बड़ी गलती, म्यूचुअल दोस्तों से कारण पूछना। जिससे गॉसिप और बढ़ जाती है। सही कहा। और बिना गलती के बार बार माफी मांगना। लेकिन सबसे क्लासिक गलती जो आज के डिजिटल युग में होती है वो है सोशल मीडिया पर दुखी और क्रिप्टिक स्टेटस लगाना। ओहो हाँ, जैसे किसी ने कोई सैड कोट शेयर कर दिया कि कुछ लोग कभी वफादार नहीं हो सकते या सच्चे प्यार की कद्र किसी को नहीं होती। ये जो सोशल मीडिया का स्टेटस है ना, ये असल में एक बहुत ही खतरनाक कदम है। क्यों? क्योंकि इंसान को लगता है कि वो अपनी भड़ास निकाल रहा है या शायद सामने वाले को गिल्ट महसूस कराने की कोशिश कर रहा है। हाँ, यही सोचकर तो लगाते हैं लोग स्टेटस। लेकिन जरा इग्नोर करने वाले के नजरिए से सोचिए, जब वो व्यक्ति आपका वो दुखी स्टेटस देखता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का एक स्पाइक आता है। मतलब उसे मजा आता है। बिल्कुल, उसे एक तरह का नशा मिलता है ये देखकर कि उसकी सिर्फ एक छोटी सी खामोशी ने सामने वाले को कितना अस्थिर कर दिया है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जो स्टेटस उनको बुरा फील करवाने के लिए लगाया था वो असल में उनके ईगो को और भी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। एकदम सही। ये तो ऐसा हुआ कि इंसान खुद उनके हाथ में और पावर सौंप रहा है। और यही बात उन बार बार भेजे जाने वाले फॉलोअप मैसेजेस पर भी लागू होती है। हाँ, क्योंकि जब कोई बार बार मैसेज करता है तो वो चीख चीख कर बता रहा होता है कि वो कितना हताश है। और हताशा यानी डेस्परेशन और आकर्षण कभी एक साथ नहीं चल सकते। मतलब डेस्परेशन कभी किसी को आकर्षक नहीं बनाती। कभी नहीं। जब कोई हताश होता है तो वो अपने आसपास एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो लोगों को दूर धकेलती है। ये तो पूरा उल्टा असर हो गया। ये सीधे तौर पर एक विक्टिम माइंडसेट यानी खुद को पीड़ित मानने की मानसिकता को दर्शाता है। इंसान सोचने लगता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है जिसकी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि ये उनके खेल का हिस्सा है, इंसान की कमी का नहीं। और यहीं पर हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल आता है। क्या? अगर हमारा इंस्टिंक्ट हमें सफाई देने और चीजें ठीक करने के लिए उकसा रहा है और वो इंस्टिंक्ट पूरी तरह से गलत है तो सही प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? इस चक्रव्यूह को तोड़ा कैसे जाए? यहाँ से चीजें और भी मजेदार हो जाती हैं। सोर्स मटेरियल एक बहुत ही दिलचस्प रणनीति पेश करता है। वो क्या है? इसका पहला और सबसे अहम कदम है पॉज लेना। तुरंत कोई प्रतिक्रिया न देना और सिर्फ ऑब्जर्व करना। अच्छा, इसे मैं एक आग के उदाहरण से देखता हूँ। बताइए। मान लीजिए कि इग्नोर करना एक आग की तरह है। जब इंसान घबराता है, सफाई देता है या दुखी स्टेटस लगाता है तो हम उस आग के लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल, आग और भड़कती है। लेकिन जब हम चुपचाप एक पॉज लेते हैं तो हम उस ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरी तरह से काट देते हैं। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। बिना ऑक्सीजन के वो खेल ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। सही बात है। ये पॉज लेना कोई कमजोरी नहीं है,
ये एक बहुत ही सधी हुई मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया है। जब इंसान शांत हो जाता है तो वो सामने वाले के अनुमानों को तोड़ देता है। वो सोच रहे थे कि हम पैनिक करेंगे लेकिन हम शांत बैठे हैं। हाँ, और आपकी शांति उन्हें असमंजस में डाल देती है। यहीं से बात मुड़ती है डबल इग्नोर की तरफ। एक मिनट, इस डबल इग्नोर वाली विचार पर मुझे थोड़ा पुशबैक देना है। अच्छा, क्यों? अगर कोई हमें इग्नोर कर रहा है और हम भी जवाब में उसे इग्नोर करने लगें, तो क्या ये सिर्फ एक और टॉक्सिक माइंड गेम नहीं बन जाता? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है। मतलब क्या इंसान खुद भी उसी स्तर पर नहीं गिर रहा है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहा था? नहीं, और यहीं पर इरादे या इंटेंशन का फर्क समझना जरूरी है। वो कैसे? अगर कोई डबल इग्नोर इस इरादे से कर रहा है कि सामने वाला तड़पे, उसे जलन हो और वो वापस आए, तो हाँ, वो भी एक टॉक्सिक गेम खेल रहा है। हाँ, ये तो बदला लेने वाली बात हो गई। लेकिन सोर्स मटेरियल जिस प्रैक्टिकल डिटैचमेंट की बात कर रहा है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? ये अपनी खुद की सीमाओं यानी बाउंड्रीज को सुरक्षित करने के बारे में है। आप उन्हें इग्नोर करने के लिए इग्नोर नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी ऊर्जा को वहां से हटाकर जिम जाने, नई स्किल सीखने और अपनी जिंदगी के उन हिस्सों में लगा रहे हैं जो वास्तव में मायने रखते हैं। ये एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। बिल्कुल। मतलब फोकस सामने वाले को सजा देने पर नहीं है, बल्कि अपनी ऊर्जा को रीडायरेक्ट करने, अपने विकास पर केंद्रित करने पर है। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो जब ये शिफ्ट होता है तो मनोविज्ञान का एक और सिद्धांत ट्रिगर होता है। कौन सा सिद्धांत? जाता है। अरे यार, ये तो बहुत पावरफुल है। जब इंसान सच में अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है, रहस्यमयी बन जाता है, तो जो सत्ता का समीकरण या कहें पावर शिफ्ट, वो अचानक से बदल जाता है। इग्नोर करने वाले इंसान को लगने लगता है कि जो व्यक्ति हमेशा उसकी मुट्ठी में रहता था, वो अब सच में आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये जो खोने का एहसास है, ये अक्सर लोगों को उनकी गलती का एहसास दिलाता है। लेकिन याद रहे, ये डिटैचमेंट तभी काम करता है जब ये असली हो, सिर्फ दिखावा ना हो। और असली डिटैचमेंट तब आता है जब इंसान अपनी सेल्फ वैल्यू, अपने खुद के मूल्य को किसी दूसरे इंसान के अप्रूवल से अलग कर लेता है। एकदम सही। खुशी और शांति किसी एक इंसान के व्यवहार पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। सोर्सेज में एक लाइन थी जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा, तुम्हें वो रिस्पेक्ट मिलेगी जो तुम खुद को देते हो। ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है ना? अगर कोई अपना पूरा दिन किसी के मैसेज का इंतजार करने में निकाल देता है, तो वो खुद को ये बता रहा है कि उसका अपना समय कोई मायने नहीं रखता। इसी को बदलने के लिए सोर्सेज कुछ बहुत ही ठोस और व्यावहारिक आदतों पर जोर देते हैं। हाँ, वो 7 प्रैक्टिकल आदतें। हाँ, क्योंकि केवल सोचने भर से कुछ नहीं होगा, रोजमर्रा के व्यवहार को बदलना होगा। उदाहरण के लिए, सुबह उठते ही अपने फोन को चेक करने की आदत। ये तो बहुत लोग करते हैं। जब कोई आंख खुलते ही ये देखता है कि उस इंसान ने रिप्लाई किया या नहीं, तो वो अपने दिन के पहले कुछ मिनट ही किसी और के कंट्रोल में दे देता है। इसकी जगह क्या करना चाहिए? एक मॉर्निंग रूटीन बनाना। दिन के शुरुआती 30 मिनट सिर्फ खुद के लिए रखना। ये दिमाग को संकेत देता है कि आपकी अपनी प्राथमिकताएं हैं। ये बहुत प्रैक्टिकल है। इसके अलावा एक और आदत जिसका उल्लेख किया गया है वो है ना कहना सीखना। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन होता बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि हम में से बहुत से लोग पीपल प्लीजर होते हैं। हाँ, चाहते हैं कि हर कोई हमसे खुश रहे, इसलिए हर चीज के लिए हाँ कह देते हैं। लेकिन जब इंसान हर वक्त सबके लिए उपलब्ध होता है, तो वो अपनी ही वैल्यू कम कर रहा होता है। सही कहा। ना कहने की कला असल में अपने समय और ऊर्जा को प्रोटेक्ट करने की कला है। और एक सोशल मीडिया ऑडिट की भी बात की गई थी ना? हाँ, नकारात्मक अकाउंट्स को अनफॉलो करना। इसके अलावा फिजिकल फिटनेस और आर्थिक स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर ध्यान देना। ये दोनों चीजें कैसे जुड़ती हैं? जब कोई जिम में या वर्कआउट में खुद को शारीरिक रूप से पुश करता है, तो वो एक मनोवैज्ञानिक लचीलापन भी विकसित कर रहा होता है। लाइक मेंटल टफनेस आती है। बिल्कुल। दिमाग ये समझता है कि वो मुश्किलों का सामना कर सकता है। और जब बात आर्थिक स्वतंत्रता की आती है, तो ये कड़वा सच है कि वित्तीय स्थिरता रिश्तों में भी एक अलग स्तर का आत्मविश्वास देती है। मतलब कोई किसी रिश्ते में सिर्फ इसलिए नहीं टिका रहता क्योंकि उसे किसी चीज की जरूरत है। एकदम सही। वो अपनी मर्जी से वहां होता है, मजबूरी से नहीं। शायद सबसे बेहतरीन जवाब किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा लेना है कि दूसरे का ध्यान आकर्षित करने की जरूरत ही खत्म हो जाए। इसी को अबंडेंस माइंडसेट कहते हैं। हाँ, प्रचुरता की मानसिकता,
जहां इंसान ये महसूस करता है कि दुनिया में अवसरों और लोगों की कोई कमी नहीं है। और जब किसी का फोकस दूसरों की अटेंशन पाने से हटकर अपनी जिंदगी को शानदार बनाने पर आ जाता है, तो वह स्वाभाविक रूप से अधिक आकर्षक और आत्मविश्वासी बन जाता है। अब इस थ्योरी को वास्तविक दुनिया की जटिलताओं में रखकर देखते हैं, क्योंकि लेख पढ़ना एक बात है, लेकिन असल जिंदगी के परिदृश्य एकदम अलग होते हैं। बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते। सोर्स मटेरियल ने कुछ अलग अलग स्थितियों की बात की है, जैसे करीबी दोस्त के मामले में क्या करें। करीबी दोस्त है तो सीधा मैसेज करें, अगर टालम टोल वाला जवाब आए तो स्पेस दे, और फिर भी ना सुधरे तो चुपचाप दूरी बना ले। और अगर कोई रोमांटिक इंटरेस्ट आपको इग्नोर कर रहा है, वहां तो सलाह बहुत ही सीधी है। हताश होना सबसे बड़ी कमजोरी है। एक बार मैसेज करें, रिप्लाई ना आए तो मूव ऑन करें। बस अपना रास्ता नाप लें। हाँ, वहां रुककर इंतजार करना अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाने जैसा है। लेकिन वर्क प्लेस या ऑफिस का माहौल तो इससे बिल्कुल अलग होता है ना। बहुत अलग। वहां आप किसी सहकर्मी को ऐसे ही इग्नोर करके छोड़ नहीं सकते। वहां प्रोफेशनलिज्म बनाए रखनी होती है। शांत रहें और काम पर फोकस करें। हाँ, और अगर माहौल बहुत टॉक्सिक हो जाए तो एचआर से बात करें या नई नौकरी खोजें। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, जिस पर मुझे सबसे ज्यादा सवाल करने हैं। क्या? जब ये इग्नोर करने वाला इंसान परिवार का ही कोई सदस्य हो। ये सबसे जटिल है। रोमांटिक रिश्ते में दूरी बनाना आसान हो सकता है, लेकिन परिवार के मामले में सीमाएं तय करना बहुत जटिल होता है। एक तरफ पारिवारिक कर्तव्यों का दबाव और दूसरी तरफ आत्मसम्मान कुचला जा रहा है। वो इंसान को बहुत कमजोर कर देता है। तो ऐसे में संतुलन कैसे बिठाया जाए? देखिए, परिवार में सीधा संवाद जरूरी है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कीमत पर नहीं। एक तरफा लगाव हर तरह के रिश्ते में ऊर्जा सोख लेता है। वहां बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ लें। इसका मतलब है अपनी इमोशनल डिपेंडेंसी यानी भावनात्मक निर्भरता को वहां से हटा लेना। मतलब इंसान उनके साथ घर के काम कर सकता है, जरूरी बातचीत कर सकता है, लेकिन भावनात्मक सपोर्ट की उम्मीद छोड़ देता है। बिल्कुल। आप सम्मानजनक दूरी बनाए रखते हैं। आप उस रिश्ते में अपनी ऊर्जा खपाना बंद कर देते हैं। और पता है, इसी से जुड़ी एक और दिलचस्प स्थिति पैदा होती है। जब इंसान ये सब कर लेता है, आगे बढ़ जाता है, डिटैच हो जाता है, तो अक्सर वो इग्नोर करने वाला इंसान लौटकर वापस आता है। ओहो, ये तो बहुत ही आम बात है ना? अचानक से एक मैसेज आ जाएगा, अरे बहुत दिनों के बाद किए। और हमारा सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग देता है। क्या? अक्सर लोग उस वापसी को अपनी जीत मान लेते हैं और तुरंत उन्हें वापस अपनी जिंदगी में पहले जैसी जगह दे देते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। बिल्कुल। अगर इंसान बिना किसी जवाबदेही के उन्हें वापस जगह देता है, तो वो दरअसल उन्हें एक मौन स्वीकृति दे रहा है। तुम जब चाहो मुझे इग्नोर कर सकते हो, मैं हमेशा इंतजार करता मिलूंगा। सही कहा। इसलिए तुरंत स्वीकार न करें। ये जांचें कि क्या वे सच में अपनी गलती मान रहे हैं या सिर्फ अपनी सुविधा के लिए वापस आए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का एक सार निकालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। इग्नोर किया जाना एक मनोवैज्ञानिक खेल है। बिल्कुल। इसके सामने हताशा दिखाना हार है, जबकि पॉज लेना, खुद पर काम करना और सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना असली जीत है, क्योंकि अंत में अपना मूल्य खुद तय करना होता है। और इसी निष्कर्ष के साथ मैं श्रोताओं के सामने एक ऐसा विचार रखना चाहती हूँ जो शायद थोड़ा असहज कर सकता है। वो क्या है? सोर्स मटेरियल हमें ये तो सिखाता है कि जब कोई हमें इग्नोर करे तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी रक्षा कैसे करनी है, बाउंड्रीज कैसे बनानी है। लेकिन क्या हम कभी रुककर ये सोचते हैं कि अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ाने और प्रैक्टिकल डिटैचमेंट का अभ्यास करने की इस पूरी दौड़ में कहीं हम अनजाने में वही इंसान तो नहीं बन रहे हैं जो दूसरों को इग्नोर कर रहा है? बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। अपनी सफलता की राह पर क्या हम कभी अपनी उसी शक्ति का इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति पर कर रहे हैं जो शायद सिर्फ हमारी थोड़ी सी अटेंशन की उम्मीद कर रहा हो? मतलब क्या हम खुद उस कहानी के विलन बन रहे हैं जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे थे? बिल्कुल। वाह, ये सच में चीजों को देखने का नजरिया ही पलट देता है। एक तरफ हमें शिकार होने से बचना है और दूसरी तरफ ये भी देखना है कि कहीं हम खुद शिकारी ना बन जाएं। एकदम सही। तो बस इसी गहरे और थोड़े चुनौतीपूर्ण विचार के साथ हम इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। बिल्कुल। मिलेंगे अगली बार एक और नए सोर्स मटेरियल और एक और गहरे विश्लेषण के साथ।